नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपने आज का थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम आपको प्री बोर्ड कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर कराने वाले हैं। कोड देख लीजिए बच्चों, 824 बीएपी। ध्यान रखिए, 824 बीएपी के आज आपको इस पेपर के सभी बहुविकल्पी और सभी प्रश्नों के हल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 नंबर आपके इसमें होते हैं बच्चों। ठीक है, पार्ट ए है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यानी MCTQS। ठीक है, तो उपभाग एक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। ऑप्शन ए है केवल समतल दर्पण, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर है आपका डी वाला, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, और इसमें इंग्लिश मीडियम में सेम रहेंगे। ठीक है, दूसरा MCQs है आपका, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी समंजन क्षमता, ऑप्शन सी निकट दृष्टि, ऑप्शन डी दीर्घ दृष्टि। क्या होगा बच्चों इसका ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका सही है, जो कि है आपका समंजन क्षमता। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R डैश का अनुपात का मान क्या होगा? ठीक है, यह है ऑप्शन ए जो है बेटा, आपको सवाल ये लगाना पड़ेगा, आप लोग लगाइए। हम आपके उधर वाले सवाल लगाएंगे जो जिसमें नंबर ढेर मिलते हैं, इसमें ऑप्शन ही सिर्फ बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है 1/25, 1/5, 5 या फिर 25। आप आंख बंद करें और 25 पे लगा दें। ठीक है, अगला है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? ठीक है, क्वेश्चन है 4। ठीक है, चौथे का ऑप्शन देख लीजिए बच्चों 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या फिर 25 वाट। ठीक है, 25 वाट इज राइट आंसर। ठीक है, 25 वाट जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑप्शन एक है जनित, ऑप्शन बी है गैल्वानोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर या फिर मोटर, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर पांचवें में सी बिल्कुल सही है, इसको कहते हैं अमीटर। ठीक है, एमीटर कहते हैं, एमीटर। ओके, तो इसमें भी सी सही हो जाएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ तक अगर आ गए हैं, आपको पूरे के पूरे 100% यही पेपर आपको प्री बोर्ड में मिलने वाला है। सारे के सारे प्रश्न हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है बेटा, अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र को या की दिशा को व्यक्त करता है? ठीक है, नंबर ए यानी ए ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी ऑप्शन है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, डी वाला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन डी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल्स। ओके, सॉरी इसमें डी वाला है, ये क्या करा, सी में क्यों लगाया? राइट हैंड वाला है ना, डी वाला इंग्लिश मीडियम में होगा राइट हैंड थंब रूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी है 2.5 मीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, डी है 2.5 मीटर। ठीक है, अब इसमें आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही वाला है, सी वाला। ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपकी बायो केमिस्ट्री शुरू हो गई है। ठीक है, उपभाग मतलब केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, क्या होता है बेटा शुद्ध जल का पीएच मूल्य? ठीक है, आपको पता है, इसका आंसर तो पता ही होगा, डायरेक्ट लगाते हैं, क्यों आपका समय बर्बाद करें। 7 होता है। ठीक है, 7, ना ये आपका खट्टा होता है मतलब कड़वा होता है, ना ही ये खट्टा होता है यानी उदासीन होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, तो ये उदासीन का मतलब 7 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए, ये क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, ठोस और जलीय निकलना है। ठीक है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ अवक्षेपण अभिक्रिया में होता है। किसमें बेटा होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सकरा, ऑप्शन डी ग्लूकोज। ठीक है, तो 10वें का एमसीक्यूज जो है आपका यूरिया बिल्कुल सही है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, ये तो आपको पता ही है बेटा। ठीक है, इसमें आग बंद करके आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2n+2, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाती है। ठीक है, अगला है 12वां क्वेश्चन है, सिनाबार का रासायनिक सूत्र है। सिनाबार, ठीक है, सिनाबार का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन है HgS, ऑप्शन बी है HgO, ऑप्शन सी है CuFeS2 या फिर CuCO3। इसमें कौन सा सही होगा बेटा? 12वें का ए वाला आंख बंद कर लगा दीजिए, HgS। ठीक है, 10, 11, 12 तीनों के ऑप्शन कौन से सही हैं? ए। और 7, 8, 9 के कौन से ऑप्शन सही हैं? लगातार सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता आपको पार्ट जो है 4 का है, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको पता है बेटा, ऑप्शन नंबर क्या होता है? कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है, अब आपका शुरू हो गया उपभाग 3 यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसके बारे में आपसे इसमें पूछा जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत उत्तक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पादप में, ऑप्शन बी जंतु में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जो उत्तर है आपका वो है बेटा जंतु में। ठीक है, ओके, यानी एनिमल में। अगला है 15वां क्वेश्चन, पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए बाह्यदल, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी पुकेसर, ऑप्शन डी इनमें से ये सभी। तो इसमें बेटा 15वें में जो है आपका पुकेसर है। ठीक है, यानी कि ओके। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, थायरोक्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। 16वें का जो उत्तर है वो है आपका सी, थायरोक्सिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए शुक्राशय में, ऑप्शन नंबर बी वृषक कोश में, ऑप्शन नंबर सी शुक्र वाहिनी में, ऑप्शन नंबर डी वृषण में। तो किस में होगा बेटा आपका? ये तो आपको पता ही है बेटा, वृषण में होगा। किस में होगा शुक्राणु का निर्माण? वृषण में। क्वेश्चन नंबर 18, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है अपनी माता से, बी अपने पिता से, सी ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है आपका 18वें वाले का आपका है सी, ए और बी दोनों से। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक उत्पादक है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी हरे पौधे, सी कवक, डी इनमें ये सभी। तो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा 19वें का हरे पौधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यानी बहुविकल्पी का आखिरी आपका 20 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए एबिसिक अम्ल, साइटोकाइनिक, ऑक्सिन या फिर जिम्बेरेलिन। ठीक है, जिम्बेरेलिन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है बेटा, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। ओके, ये आपके हो गए 20 एमसीक्यूज पूरे के पूरे पक्के। 20 में से 20 आपके अब आ जाएंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, 50 नंबर इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं खंड बा, इसमें आपके पूरे 50 नंबर के बारे में पूछा जाता है, हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, इसको पार्ट बी कहते हैं, वर्णनात्मक। ठीक है, उपभाग 1 यानी कि आपका फिजिक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले में 2 आपके उत्तर देने हैं, 2-2 नंबर में है। ठीक है, तो ए अब दोनों करने होंगे। क्वेश्चन है, एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है। दीप्त तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनने के लिए कितने फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा? ठीक है, अगर इसको आप करेंगे तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसको करेंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें हमने आपका डाटा लिखा है जो आपको पता है क्वेश्चन से। तंतु की लंबाई h0, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h0, जीरो मतलब ओ है ये। तो 4
आपको कितनी दे रखी, 4 मिलीमीटर, ठीक है। अब मिलीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी सारा डाटा आपको सेंटीमीटर में निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है, यानी एक तरीका होता है 4/10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया आपका 0.4 सेंटीमीटर। ओके, अगला है आपका प्रतिबिंब की लंबाई यानी हाइट ऑफ इमेज। यह है आपकी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगला है प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर आपको दे रखा है, प्लस हमने लिया 5 मीटर। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि अवतल परावर्तक है, ठीक है, अवतल की वजह से प्लस लेना पड़ा। ओके, तो यहाँ पर जो है आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। आपको पता है कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। ये हो गया 500 सेंटीमीटर b बराबर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना होगा अपवर्तन, ठीक है। दूसरी चीज़ भी यहीं पे निकालें, तंतु के प्रतिबिंब का अपवर्तन भी ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, ये सरल है। तो यहाँ पे लिखें, ये लिख लोगे अपवर्धन के लिए। अपवर्धन के लिए क्या होता है बेटा, आपका एक सूत्र होता है m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज आपकी बेटा है 40 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 0.4। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। आप आगे हल करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0, 0 का 0, यानी आपका ये आ गया है 100। m बराबर कितना है बेटा, 100, ठीक है। ये आपका दूसरे का उत्तर है, ये वाले का, इस वाले का, ठीक है। पेपर में देखिए, इस वाले का उत्तर है, इस वाले का, ठीक है। अब आपको निकालना है फोकस दूरी, निकालना है। फोकस दूरी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 1/f, निकालने के लिए 1/v यानी v का मान और u। तो u का मान नहीं पता, सबसे पहले u का मान आप निकालेंगे। अब u का मान कैसे निकालेंगे, इसी अपवर्धन वाले से सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखिए, पहले यहाँ पे लिखेंगे m बराबर, दूसरा फार्मूला होता है इसका -v/u। क्यों ये -v/u है बेटा, क्योंकि आपका परावर्तक कैसा है, अवतल। कैसा बच्चों, अवतल परावर्तक के लिए होता है ये, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। m बराबर आपका 100 निकाला ही आपने, v बराबर आपको पता है 500, u आप निकाल ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा 100 u कंची गुणा से -500, u बराबर -500 बटे 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो u बराबर आपका आ गया है, यानी वस्तु की दूरी आई है -5। अभी -5 क्या डिफाइन कर रहा है, क्योंकि माइनस आया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि u का मान ऋणात्मक होना दर्शाता है कि वस्तु परावर्तक के सामने है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, u पता चल गया। अब आप क्या करोगे, अब लगाएंगे हम f निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f निकाल ही रहे हैं, ठीक है। 1/v आपको पता है कितना है बेटा, 500, और u अभी आपने निकाला, कितना निकाला, -5, ठीक है। इसको हल करेंगे, 1/f बराबर 1/500, 1/500 -1/5, ठीक है। उसके बाद में नया पेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/f बराबर, कौन सा बड़ा संख्या है, 5 के पहाड़े में 500 आ ही जाएगा, कट ही जाएगा, ठीक है, डिविजिबल है, तो 500 ले लेंगे। अब 500 इसके सामने, 500 इसके सामने, ये तरीका आपको बहुत छोटे पे सिखाया गया होगा। 1 माइनस 5 एकम 5, 0 का 0, 100 एकम 100, ठीक है। तो 1/f बराबर आपका आया -99/500। अब इसको पलटोगे, क्योंकि f चाहिए होता, 1/f नहीं, पलट, जब इधर वाला पलट रहा तो इधर वाला भी पलटेगा। 500 ऊपर चला गया, -99 इधर आ गया। इसको भाग करोगे तो आपका आएगा f बराबर, 99 से काटोगे 500 को, तो ठीक है, तो आपका आएगा f बराबर लगभग -5.05 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया। ये दोनों आपके सवाल लग गए। आप ऐसे लगाओगे, देखिए एग्जामिनर कैसे आपको नंबर देगा ये आपको बता दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, देखिए ये, सॉरी, हाँ, ऐसे देखिए यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये प्रक्रिया चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये वाला आंसर मैच करेगा, 2 नंबर यहाँ दे देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, पहले इसका लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद में इसका ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा दूसरा वाला, दूसरे का पहला में कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो पहले आइए इसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का पहला, ब्लैक पेन से जो है या स्केच से
आप उसमें हेडिंग डालेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण निम्न हैं, फिर नीला पेन लेंगे। नंबर 1 नीले आकाश का दिखाई देना। नंबर 2 डालेंगे सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखोगे, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। फिर दूसरा वाला बेटा देखिए क्या कह रहा था। दूसरे वाले में बेटा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। ठीक है, इसका उत्तर देना है, कुछ भी नहीं बेटा। इसमें क्या लिखोगे, डायरेक्ट एक शब्द लिखने पर, एक वर्ड यानी शब्द लिखने पर मिल जाएगा। दूसरे में डालोगे ऐसे करके, ऐसे लिखेंगे बेटा। तो इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट आंसर पाने के लिए प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे। दूसरा ऑप्शन, इसका उत्तर है बैगनी। देखिए बेटा, ये तीसरे का पहला क्वेश्चन है, क्या है ध्यान दीजिए। समान लंबाई के एक ही पदार्थ के 2 तारों की त्रिज्याएं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले इसमें 2 नंबर आप कैसे लाएंगे उनको देख लीजिए। देखिए बेटा, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डालेंगे अपनी कॉपी पर ब्लैक स्केच से प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का पहला, फिर उसमें डालेंगे पहली हेडिंग प्रतिरोध की गणना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिरोध की गणना करेंगे। प्रतिरोध की गणना में आप लिखेंगे कि R बराबर म्यू L अपॉन A। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे जहाँ R जो है वो क्या है बेटा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता है, और L क्या है, लंबाई, और A क्या है बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये बता दिया आपने कि इसमें क्या क्या ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद में आप लिखेंगे, क्योंकि आपको एक बात और पता है क्वेश्चन से, कि तार वृत्ताकार होता है। ठीक है, तार जो है वृत्ताकार है, तो इसलिए क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखिए आर बराबर आपका हो जाएगा म्यू L अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे अब आपको करना होगा यहाँ पर दूसरी चीज़ निकालने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध या प्रतिरोधों के अनुपातों की स्थापना ये भी आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, देखिए प्रतिरोधों के अनुपातों की स्थापना करने में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ये लिखनी ही पड़ेंगी। दोनों तार समान पदार्थ के, मतलब इनमें बनाने में मटेरियल सेम है और समान लंबाई के हैं, दोनों की लंबाई भी सेम है, इसलिए म्यू और एल दोनों के लिए समान होंगे। पहले तार का प्रतिरोध R1 बराबर मान लेते हैं। ठीक है, वो क्या होगा बेटा, वो आपका हो जाएगा R1 बराबर म्यू L अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, R1 के लिए दूसरे तार का प्रतिरोध R2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके लिए भी सेम चीज़ें रहेंगी, तो आपको खाली इसमें करना होगा पाई R स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। आगे क्या करना है, आप लिखेंगे अनुपात लेने पर, इन दोनों का अनुपात लेने पर यहाँ पे लिखेंगे अनुपात लेने पर। ठीक है, ये क्या होगा, R1 अपॉन R2 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 अपॉन R2 बराबर मान रख दें म्यू L अपॉन पाई R1 का स्क्वायर बटे में म्यू L अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देखिए बेटा ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, देखिए म्यू L बटे पाई R1 का स्क्वायर, फिर इसको पलट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और म्यू L अपॉन में आ जाएगा, जो एक जैसे उसे काट दो, ये कट गया एक जैसे, पाई से पाई कट गया, क्या बचा बेटा आपका R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं R2 बटे R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में कह रखा था कि त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा था, वो अनुपात क्या था आपका, था R1 अनुपात R2 बराबर 2:3 ये दे रखा था। ठीक है, तो इसलिए इसमें मान अगर हम रखेंगे आखिर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देखिए बेटा R2 बटे R1 आपका हो जाएगा 3/2।
ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, पहले तार का प्रतिरोध भी आपको दे रखा था 4.5 ओम क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिरोध मतलब R1, पहले तार के लिए R1 बराबर आपको दे रखा है 4.5 ओम, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आपका अनुपात क्या था बेटा, R1/R2 आपने निकाला था R2/R1 का होल स्क्वायर, ये आपने प्रूफ किया था ऊपर। अब क्या करेंगे, R1 आपको पता है 4.5 ओम बटे R2 बराबर, ये भी आपको पता है 3/2 का होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 4.5 ओम बटे R2 बराबर 3×9 और 2×2 4। इधर लाइन खींचते हैं, इधर बाकी हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा, आपका हो जाएगा 4.5 ओम गुणे 4 बराबर 9 R2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर करा दी, इसकी इधर करा दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4.5 की गुणा 4 से कराओगे आपका हो जाएगा 18, ठीक है। 18 ओम इधर आ गया बराबर में 9 R2, ठीक है। R2 पता है क्या बेटा, दूसरे तार का प्रतिरोध, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9×2 18, तो ये आपका आ गया R2 बराबर 2 ओम। ये आपका उत्तर है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अतः दूसरे तार का प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बेटा, दूसरा सवाल क्या है, तीसरे का, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का दूसरा, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे, इसके उत्तर में बेटा लिखेंगे कि प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो आपका है ओम इंटू मीटर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में कि ओम डैश मीटर, ठीक है, होता है। ऐसे लिखोगे इतना सा 2 नंबर पूरे, ठीक है। देखिए बेटा, ये चौथे का पहला है, क्या है, चौथे का पहला है। पूछ रहा है आपसे, घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए। पहला इसमें है भू संपर्क तार, और फिर उदासीन तार के बारे में बताना। ये पहला का वाला करोगे इसमें 2 नंबर मिलेंगे, खा वाला करोगे इसमें, यानी टोटल पहले चौथे का पहला है 4 नंबर का, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं आपको। जो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का पहला, ठीक है। 4 के पहले में आपको पता है कि पूरे के पूरे आपको खा और का और खा लिखने पर 4 अंक मिलेंगे। तो ये पहला वाला जो है आपका का है, क्या है, का, ठीक है। उत्तर डालेंगे का। भू संपर्क तार की कार्य प्रणाली, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। पूरे 2 नंबर में ये है का वाली, ठीक है। या तार सुरक्षा के लिए होता है, बहुत सरल अपनी भाषा में लिखा है। जब उपकरण के धातु के आवरण में कोई दोष होता है तो यह विद्युत धारा को सीधे जमीन में भेज देता है, जिससे उपयोगकर्ता को बिजली का झटका लगने से बचाता है, ठीक है। आवरण का रंग क्या होगा बेटा, हरा या फिर पीला, या तो फिर ये हरा होगा या फिर पीला होगा। अगला है खा वाला, मतलब 2 नंबर इधर एग्जामिनर आपको पूरे दे चुका है। अब क्या करेंगे आप, उदासीन तार की कार्यप्रणाली। उदासीन तार की कार्यप्रणाली में आप लिखेंगे, या तार परिपथ से विद्युत धारा को वापस स्रोत तक ले जाता है, जिससे परिपथ पूरा होता है। इसका विभव लगातार शून्य या लगभग शून्य होता है, यानी ग्राउंड जीरो होता है, ठीक है। आवरण का रंग कैसा होगा, काला या फिर भूरा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर आपके 2 नंबर इधर मिल गए, यानी चौथे का पहला करने पर 2 और 2 कितने हो गए बेटा, टोटल आपके 4 अंक पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, 2 नंबर और आपको मिलेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 को लिखने पर। प्रश्नोत्तर संख्या 2 है क्या, आइए पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। 2 नंबर में है, आपको उतना ही सरल हमने लिख दिया है। इसमें लिखा है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, ठीक है, चालक की लंबाई प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तीसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। और चौथा, तापमान कैसा होगा बेटा, तापमान बढ़ने पर आमतौर पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ पर आप जो 4 पॉइंट लिखेंगे आपको तुरंत एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा, ठीक है। फिजिक्स का आपका पूरा हो गया। आप चलते हैं केमिस्ट्री पर। देखिए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, जो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, उपभाग 2, ठीक है, यानी सब सेक्शन 2, यानी ये केमिस्ट्री का है। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, केमिस्ट्री के बारे में यानी रसायन विज्ञान के बारे में सब पूछा जाएगा।
4 नंबर में है 4 IUPAC दिए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, आयु दिया है बेटा C3H7CHO। ठीक है, इसको कैसे आप नामकरण इसका करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लें। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे ही कॉपी पे लिखिएगा बेटा, प्रश्नोत्तर संख्या पूरे नंबर प्राप्त होंगे आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का पहला। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर दें। अब इसके बाद में आप लिखेंगे C3H7CHO का IUPAC नाम। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, देखिए सी कितने, कार्बन कितने हैं आपके इसमें बेटा, कार्बन देखो C3 ये है और C ये है, दोनों को जोड़ो तो कितने हो गए 4। ठीक है, 4 के लिए क्या लगता है, एथ मैथ ब्यूट, एथ मैथ प्रोप और ब्यूट, 4 के लिए क्या हो गया ब्यूट। ठीक है, तो ये 4 के लिए आपका हो गया ब्यूट। और CH3 किसका है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड किसका ग्रुप है, ये आपका है अल का, किसका है, प्रत्यय में अल जोड़ देंगे तो ब्यूट प्लस अल क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनल। ठीक है, तो क्या हो गया ब्यूट, ब्यूट कहाँ से आया CH4, मतलब C कार्बन कितने थे 4, तो आया ब्यूट। और CH3 से हमने लिया है अल, तो प्रत्यय होता है तो पीछे लगाता है तो हो जाएगा ब्यूटेनल। आपका 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरा है, देखिए उसमें क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। सबसे पहले IUPAC लिखने के लिए आपको कार्बन की गिनना होता है, तो ये पीछे से गिने जाते हैं 1 2 3, तो 3। ठीक है, 3 है, 3 के लिए होता है प्रोप, क्या होता है बेटा प्रोप। ठीक है, तो प्रोप में आप देखिए, ध्यान दीजिए, C, ये आपको नंबर दिख रहा है CO किसका समूह है, CO जो है समूह है कीटोन का, प्रकृत्यात्मक समूह किसका है बेटा, कीटोन का। ठीक है, तो टोन यानी ओन लगेगा पीछे, तो यहाँ पे टोन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 2, यानी कितने नंबर पे बेटा, दूसरे नंबर पे, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रो पे, और यहाँ पे ओ कीटोन का हो जाएगा प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, तो 2 प्रोपेनॉन, इसका आंसर क्या होगा 2 प्रोपेनॉन। अगला वाला देखते हैं, तीसरा है, देखिए इसमें गिनिए पीछे से कार्बन 1 2 3 4 5 6, और 6 के लिए बेटा क्या लगता है हेक्स, क्या लगता है बेटा हेक्स। ठीक है, 6 के लिए लगता है हेक्स। और OH जो है समूह किसका होता है, OH समूह होता है एल्कोहल का, किसका होता है बेटा एल्कोहल का, और एल्कोहल के समूह में हम लोग लगाते हैं ऑल, क्या लगाते हैं ऑल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि भैया पहले नंबर पे ही है, पीछे से जब गिना पहले नंबर पे है, 6 कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्स। ठीक है, हेक्स हो गया, तो यहाँ पर हेक्सेन लिखते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो गया, और समूह किसका है ऑल का, तो हेक्सेन ऑल। ठीक है, ये हो गया आपका IUPAC, इसमें 1 नंबर, आपके 3 नंबर पक्के हो गए। चौथा देखिए बेटा, इसमें देखिए कितने आपके बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड हैं बेटा, सबसे अधिक 3, 3 के लिए क्या लगता है बेटा आइन, ट्रिपल बंद के लिए यानी त्रिअबंध के लिए क्या लगता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा आइन है। और पीछे से गिनिए 1 2 3 4, कितने कार्बन है बेटा 4, 4 के लिए क्या आता है एथ मैथ प्रोप और ब्यूट, 4 के लिए बेटा क्या आता है पता है, पता ब्यूट आता है ब्यूट, तो नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे ब्यूट है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है बेटा आइन, तो हो जाएगा ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, ये लो आपके इधर भी 1 नंबर कंप्लीट करा दिया। अगला है ही नहीं, 4 नंबर आपके पूरे हो गए, एग्जामिनर आपको 4 नंबर पूरे देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आएंगे, बहुत सरल होते हैं बेटा। अगला देखो, क्वेश्चन है छठे का पहला, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। इसमें हमें सिर्फ ऑक्सीकारक और अपचायक बताने हैं। ठीक है, हमें अभिक्रिया दे रखी है, रिएक्शन जो है केमिकल वो है Cu डबल पॉजिटिव। ठीक है, ये जलीय है, और Zn के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Cu और Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो जिनके ऊपर पॉजिटिव है वो जलीय हैं, जिनके ऊपर नहीं है वो ठोस है। ओके, तो इसमें क्या है हो रहा देखो, पहले बेटा डायरेक्ट लिख पाएंगे, 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है बेटा, ऑक्सीकारक वे होते हैं जिन पदार्थ का अपचयन होता है, वह ऑक्सीकारक कहलाता है, क्योंकि यह दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है। समझ रहे हैं आप, दूसरे पदार्थ को मतलब अपने पॉजिटिव चार्जेस को दूसरे को दे देता है। ठीक है, और अपचायक क्या होता है, अपचायक इसका उल्टा होता है, जिन या जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है, क्योंकि यह दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है। ठीक है, अब इसमें आप लिखेंगे कैसे, कौन सा अपचायक है और कौन सा है नहीं है, तो इसमें लिखेंगे आप उत्तर में, उत्तर
Cu डबल पॉजिटिव ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। क्यों है वो भी आपको बता दें, यहाँ पे समझाएं रिएक्शन में आपको। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कितने चार्ज हैं, दो, और जब अभिक्रिया उत्पाद में जब जा रहा है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रह जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब अपचयन होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कारण लिखेंगे, कारण भी पूछा था, इसमें लिखेंगे क्योंकि इसका अपचयन सॉरी, यहाँ पे इसको रेज करते हैं, क्योंकि इसका अपचयन होता है। ठीक है, और Zn यानी जिंक क्या है बेटा, अपचायक है, अपचायक है। क्यों है ये अपचायक, ये भी बता दीजिए, क्योंकि कारण भी देना है ना, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, एक बात आपको फिर से बता दें बेटा, ध्यान दीजिए, कॉपर के ऊपर जो था 2 पॉजिटिव था, जब ये इधर गया तो ये क्या हो गया बेटा, अपचयन हो गया, क्योंकि वो चले गए पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, किसके ऊपर चले गए, ये किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चले गए, Zn के ऊपर। अब Zn ने इनको लिया है तो ये क्या है, ऑक्सीकरण। क्या है बेटा, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, तो जो देगा वो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, यानी ऑक्सीकारक होगा, और जो लेगा वो क्या होगा, अपचायक होगा। ओके, ऐसे लिखेंगे तो आपका पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे है संचारण, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है दूसरा 2 नंबर के लिए, संचारण को 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। मतलब पहले में संचारण की परिभाषा लिखनी, फिर उसके उदाहरण लिखने। तो इसका उत्तर जो होगा वो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का दूसरा। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, संचारण डालेंगे। संचारण में क्या लिखेंगे, संचारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण, अब आसपास का वातावरण कैसा होगा, जैसे नमी, वायु या फिर कोई केमिकल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसे संचारण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण 2 बताए थे, 2 ही लिखेंगे। लोहे पर जंग लगना, नंबर 2 तांबे की सतह का हरा होना, तीसरा आप अगर भूल जाए तो लिख लीजिएगा, चांदी का काला पड़ना। ठीक है, ये सब क्या है, संचारण के उदाहरण हैं। आपके 2 नंबर इधर भी हो गए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, केमिस्ट्री में पूछा गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। ये 1.5 नंबर का एक है, और ऐसे 4 हैं, यानी कुल होगा 6 अंक, यानी 6 अंक आपको मिलेंगे इसमें। अब 6 अंक आप कैसे लेंगे, ध्यान दीजिए। मरकरी ऑक्साइड का मतलब होता है HgO। ठीक है, ऊष्मा पे अभी इसकी रिएक्शन कराई जा रही है, तो ये आपको मिल रहा है मरकरी का मतलब Hg, तो क्या बचा, ऑक्सीजन बचा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे डायरेक्ट ऑक्सीजन, क्योंकि हिंदी उनने इस्तेमाल की तो आप हिंदी में ही लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, ये आपका 1.5 नंबर मिल गया इधर। दूसरा है आयरन थर्ड, आयरन थर्ड का मतलब होता है यानी Fe2। ठीक है, ऑक्साइड 3, Fe2 मतलब ऑक्साइड 3, थर्ड का मतलब ये ऑक्साइड हो गया। ठीक है, प्लस एल्युमिनियम ठोस है, यानी ये जो है आपका हो गया है Fe2 और ऑक्साइड के ऊपर कितने हैं, 3, प्लस एल्युमिनियम के कुछ नहीं बताया तो Al। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं सब बताओ। इसमें जो है आपका पहला जो है वो हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले Fe को अलग कर देते हैं, Fe का मतलब आयरन होता है। क्या होता है, आयरन। तो यहाँ पे लिखेंगे आप आयरन, अलग कर दिया यानी Fe निकल गया। ठीक है, बचा क्या, AlO3 बचा है, AlO3 का मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे जगह नहीं, हम इधर लिख देते हैं, आप लोग कॉपी पे लिखेंगे अच्छा सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा है बेटा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तीसरा है, जगह कम थी इसलिए यहाँ पे लिख दिया, जिंक कार्बोनेट। क्या है बेटा, जिंक कार्बोनेट। और अभिक्रिया होने के बाद जिंक ऑक्साइड बच रहा। अब जिंक ऑक्साइड बच गया तो क्या बचा बेटा, देखिए जिंक कार्बोनेट का क्या होता है, आपको यहाँ बताते हैं ZnCO3। क्या होता है, ZnCO3। अभिक्रिया के बाद में कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड मिल गया हमें, जिंक ऑक्साइड मिल गया, क्या बचे, कितने ऑक्सीजन, एक कार्बन बचा, 2 ऑक्सीजन बचे, क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस यही लिखना है आपको यहाँ पर, क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, अगला अब देखिए बेटा, चौथी अभिक्रिया क्या है, चौथी अभिक्रिया है कॉपर सल्फाइड। ठीक है, कॉपर सल्फाइड का मतलब होता है हमारा
यहाँ पर Cu2S, ठीक है। अब है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब होता है Cu2O, ठीक है। एरो में कह रहे हैं क्या क्या बनेगा, चलिए इसको पहले संतुलित और फिर हिंदी में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉपर बचा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बचा, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 6 इधर 6 हमारे हो जाएंगे, ठीक है, और इधर 2 हो जाएंगे। ओके, बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचा उसको लिख दो, क्योंकि सिर्फ नाम लिखना है। यानी यहाँ पर आपका बचा है कॉपर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉपर, मतलब तांबा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और प्लस में क्या बचा? SO2। SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ठीक है। ये आपके 6 नंबर पूरे हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको। अच्छा ये बेटा, ये जो है अथवा में है, 7वें का अथवा, ठीक है। 7वें का अथवा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है साबुनीकरण। साबुनीकरण हमारी प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी, अभी चैनल पे हमने डाली थी। दूसरा है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे मिल जाएगी। तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये अथवा वाला हम नहीं करा रहे हैं आपको, ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, विज्ञान कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न BBIMP होगा लिखा हुआ, ठीक है, उस पर देख लीजिए। चलिए आगे बताते हैं। बायो का पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 3 शुरू हो गया, यानी 4 अंक में प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लें, हम आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट ट्रिक से। इसका उत्तर देंगे तो आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। हमने सबसे छोटा तरीका बताया आपको कि 4 अंक में पूरे मिल जाएं। देखिए बच्चों, कैसे आप 4 अंक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक विधियाँ। गर्भ निरोधक या गर्भधारण को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को गर्भ निरोधक विधियाँ कहते हैं। ये मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्राकृतिक विधियाँ। इसमें सुरक्षित अवधि का ध्यान रखना, सहवास से परहेज तथा स्तनपान द्वारा गर्भधारण रोका जाता है, ठीक है। दूसरा है यांत्रिक यानी अवरोधक विधियाँ, जैसे कंडोम, डायफ्राम आदि, जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुँचने से रोकते हैं, ठीक है। तीसरी विधि है बेटा रासायनिक या फिर हार्मोनल विधि, ठीक है, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, इंजेक्शन आदि, जो अंडोत्सर्जन को रोकती हैं, ठीक है। चौथा है शाल्य यानी स्थायी विधि। पुरुष में नसबंदी तथा महिला में ट्यूबेक्टोमी द्वारा स्थायी रूप से गर्भधारण रोका जाता है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी, ये ध्यान रखिए, ये नेम भूल जाते हैं बच्चे, हम जब कॉपी चेक करते हैं तो ये नाम बहुत गलत निकलता है, ठीक है। ऐसे आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरे एग्जामिनर 4 नंबर देगा इस प्रश्न में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर बायो का 9 है, ठीक है, पूरे 4 अंक में है। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये आपका प्री बोर्ड में भी आने वाला है और ये क्वेश्चन हमने पहले से भी बता रखा है। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर कैसे लिखना है बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर, लिंग गुणसूत्र। वे गुणसूत्र जो जीव में लिंग यानी लिंग का मतलब जेंडर, पुरुष या फिर स्त्री का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में ये एक्स तथा वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग आप डालेंगे, 1 नंबर इसमें मिला है। अब इसमें 5 लिखने की, ये गुणसूत्र की भूमिका लिखने पर आपको 3 अंक मिलेंगे, टोटल हो जाएंगे 4, ठीक है। मानव लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की भूमिका। पहली भूमिका, मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। दूसरा, स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं तथा पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। तीसरा, माँ से मिलने वाला अंडाणु सदैव X गुणसूत्र देता है। चौथा, पिता से मिलने वाला शुक्राणु X या Y में से कोई एक देता है। पांचवा, यदि X शुक्राणु मिले तो भ्रूण स्त्री यानी XX होता है, और यदि Y शुक्राणु मिले तो भ्रूण पुरुष यानी XY होता है, ठीक है। ये ऐसे लिखेंगे, आपको पूरे 4 अंक एग्जामिनर देगा, 3 अंक इसमें देगा, 1 अंक जो है आपका लिंग गुणसूत्र लिखने पर देगा। आयोग का क्वेश्चन नंबर है अब आपका 10वां, ठीक है। ये प्री बोर्ड में ही पूछा गया और मेरा अलग से भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले ही। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है पोषी स्तर, 2 अंक मिलेंगे इसकी परिभाषा लिखने पर, और साइटोकाइनिन इसकी परिभाषा लिखने पर, इसको समझाने पर 2 अंक मिलेंगे, ठीक है, यानी टोटल 4 अंक हो गए। चलिए ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, प्रश्न है निम्न पर संक्षिप्त लिखिए। पहला है पोषी स्तर, फिर है साइटोकाइनिन, ठीक है। उत्तर, पोषी स्तर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। पोषी स्तर हरे पौधे और
ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन पौधों को शाकाहारी जीव अपने भोजन के रूप में खाते हैं और इन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीवों के आहार के अनुसार एक श्रृंखला बनती है जो आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी यानी जो चरण होते हैं वो क्या कहलाएगा? पोषी स्तर कहते हैं उसे। यहाँ पर आपके एग्जाम में 2 अंक पूरे देगा, ठीक है। फिर आगे है आपकी हेडिंग है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। साइटोकाइनिन पौधों में पाए जाने वाले एक प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। ये कोशिका विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस को प्रोत्साहित करते हैं। साइटोकाइनिन पत्तियों की बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करते हैं तथा पार्श्व कालिकाओं की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये आपकी कलियां बढ़ने में, ठीक है। उदाहरण पर काइनेटिक और जीटिन। यहाँ पर भी आपको 2 अंक पूरे मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आपके पूरे प्री बोर्ड में 4 अंक पक्के हो गए और इस क्वेश्चन का लेवल बोर्ड तक का है, ये बोर्ड में आएगा, ठीक है। इस पेपर का आखिरी प्रश्न है, ठीक है आपका, और इसका अथवा का हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऊपर वाला बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन लिखिए। ये 6 अंक में आपका पूछा गया था। आप देखिए क्वेश्चन हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भाई सब्सक्राइब नहीं करते तो ये आप तक नोटिफिकेशन समय से नहीं पहुंची होगी, ठीक है। ये पहले से हम डाल चुके थे क्वेश्चन। प्रश्न है, आपको मैंने पढ़ के सुना दिया, ठीक है। उत्तर इसका कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के रूप में या विखंडन के विभिन्न भाग, ठीक है, आपको बताए जाएंगे। इसमें आप लिखेंगे कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का क्रमिक विखंडन होकर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। इसमें एक ग्लूकोज अणु टूट कर 2 पाइरूबिक अम्ल के अणु बनाता है जो थोड़ी मात्रा में एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अगला है आपका दूसरा पाइरूबिक अम्ल या ऑक्सीकरण यानी माइटोकार्डिया। पाइरूबिक अम्ल माइटोकार्डिया में जाकर आगे टूटता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार इसके 3 मार्ग हो सकते हैं। वो तीनों मार्ग हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस अधिक एटीपी, ठीक है। दूसरा हो सकता है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी ईस्ट में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस कम एटीपी, क्योंकि ऑक्सीजन होगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपका अगला है गा वाला, ऑक्सीजन की कमी में मांसपेशियों में, मतलब ऑक्सीजन कमी मतलब मांसपेशियों में क्या हो सकता है? आपका इसमें होगा लैक्टिक अम्ल, कम एटीपी, ठीक है। अब तीसरा जो चक्र है वो है क्रेब्स चक्र। यह माइटोकार्डिया में होता है जिसमें पाइरूबिक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अधिक मात्रा में एटीपी बनती है, ठीक है। ऐसे अगर आप लिखेंगे बेटा तो पूरे अंक पाएंगे। आपका पूरा मैंने 70 में 70 बता दिया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को लिखने पर आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे, ठीक है।